हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण नियम को बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में मैं आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम बताने वाला हूँ। पहला आपका है हेनरी का नियम, उसके बाद से राउल्ट का नियम, उसके बाद से जो आपका थर्ड वाला है कोलराउस का नियम। ये जो तीनों नियम है आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम तीनों आज की इस वीडियो में हेनरी का नियम, उसके बाद से राउल्ट का नियम और कोलराउस का नियम देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो आपका हेनरी का नियम होता है वो आपका क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, यानी कि जो आपका ताप होता है फ्रेंड्स, जो आपका ताप टेम्परेचर होता है वो आपका क्या होता है, स्थिर होता है। क्या होता है, स्थिर। क्या बोल रहा है, स्थिर, यानी कांस्टेंट ताप। यहाँ पर देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, जो आपका गैस होता है, गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है, गैस के दाब के समानुपाती होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका यहाँ पे जो बोल रहा है परिभाषा में कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। दाब आपका क्या होता है फ्रेंड्स, आपका दाब होता है P, और जो आपका गैस की द्रव में जो आपका विलेयता होता है वो आपका क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपको देखिए, यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन, आप दाब को P से समझ सकते हैं, P होता है। उसके बाद से जो गैस की द्रव में जो विलेयता होता है वो आपका क्या होता है, यम होता है। क्या होता है, यम होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो यम अनुक्रमानुपाती होता है वो किसके होता है, पी के होता है, यानी कि दाब के होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर देखिए दाब के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखिए यम अनुक्रमानुपाती पी होता है। या यहाँ से देखिए, यदि हम यम को हटाएंगे तो यहाँ से कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो यहाँ पर देखिए, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक आपका क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा के एच इंटू में पी। तो जो आपका के एच होता है यहाँ पर क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, हेनरी नियतांक होता है। और पी आपका क्या होता है, दाब होता है। यम क्या होता है, गैस की द्रव में घुली हुई मात्रा होती है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए आपको बोला है परिभाषा में, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता। मान लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक आपका पात्र है, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि एक आपका पात्र है जिसमें आपका क्या है, द्रव है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, द्रव है। उस द्रव में मान लीजिए कि आप ऑक्सीजन गैस को घोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि इसमें हम ऑक्सीजन गैस O2 को क्या कर रहे हैं कि इसमें घोल रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, और T बराबर क्या होता है, T बराबर क्या लेंगे, टेम्परेचर जो होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम टेम्परेचर को जब कांस्टेंट लेंगे तो यहाँ पर देखिए जो आपका फार्मूला यहाँ पे बनेगा, यानी कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है। यानी कि जो यम होता है वो आपका अनुक्रमानुपाती किसके होता है, पी के होता है। या देखिए यहाँ से जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो यम बराबर क्या हो जाता है, के एच इंटू में क्या हो जाता है, पी हो जाता है। जहाँ पे आपका के एच क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, चलिए लिख लेते हैं। जहाँ पे आपका, यहाँ पर देखिए जो आपका के एच होता है, यहाँ पर लिखेंगे जहाँ के एच आपका क्या होता है फ्रेंड्स, हेनरी नियतांक होता है। क्या होता है, हेनरी नियतांक होता है, हेनरी नियतांक। उसके बाद से देखिए जो आपका पी होता है फ्रेंड्स, पी क्या होता है, तो गैस का दाब होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी बराबर गैस का दाब। उसके बाद से देखिए आपका P हो गया, क्या हो गया, गैस का दाब, KH हो गया हेनरी नियतांक, और यम जो होता है वो आपका क्या होता है, घुली हुई गैस की मात्रा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपका हो जाएगा यम बराबर घुली हुई गैस की मात्रा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आप हेनरी का नियम समझ गए होंगे कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब का क्या होता है, समानुपाती होता है। यहाँ देखिए जो आपका द्रव में जब ऑक्सीजन गैस को जब घोलेंगे तो इसमें क्या होगा कि टेम्परेचर क्या होगा, नियत होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा। तो जो आपका यहाँ पे दाब होगा, यहाँ पर जो आपका गैस की घुली हुई मात्रा होती है वो दाब का क्या होता है, वो आपका क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। तो यम बराबर क्या हो जाएगा, के एच इंटू में पी। जहाँ पे के एच आपका क्या है, हेनरी नियतांक है, पी आपका क्या है, गैस का दाब है, और यम का है घुली हुई गैस की मात्रा। तो यहाँ से आप हेनरी का नियम समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि हेनरी के नियम की सीमा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हेनरी के नियम की सीमा है। तो देखिए आपका पहला आपका है कि तनु विलयन पर लागू
होता है। तनु मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, पतला, यानी जो आपका पतला विलयन होता है केवल उसी पर लागू होता है। उसके बाद से देखिए दूसरा है कि निम्न दाब व उच्च देखिए निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। जो आपका हेनरी का नियम है वो आपका निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। उसके बाद तीसरा आपका है कि उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। किससे क्रिया नहीं करते हैं, देखिए विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, उन पर आपका केवल ये लागू होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका हो गया हेनरी के नियम की सीमा है। अब चलो देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका अनुप्रयोग। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका अनुप्रयोग गोताखोरों द्वारा, देखिए आप देखे होंगे फ्रेंड्स कि यानी कि समुद्र में या बहुत बड़े बड़े तालाबों में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब समुद्र में जहाजें डूब जाती हैं या कोई इंसान डूब जाता है तो उसको क्या करते हैं कि गोताखोर जो होते हैं अंदर उसमें जाकर मनुष्य क्या करते हैं कि उसको ढूंढते हैं। तो गोताखोरों द्वारा उसका गैस जो उनके ऊपर जो लिए रहते हैं गैस, उस गैस में इसका प्रयोग किया जाता है हेनरी के नियम का। उसके बाद से देखिए दूसरा है कि शीतल पेय पदार्थों के लिए इसका अनुप्रयोग में। उसके बाद से जो आपका थर्ड है फेफड़ों की क्रियाविधि, जो आप फेफड़ा होता है जो आपका जंप करता है उसके क्रियाविधि के लिए इसका अनुप्रयोग इसका यूज किया जाता है। अब चलो देखते हैं फ्रेंड्स कि राउल्ट का नियम। देखिए फ्रेंड्स राउल्ट का नियम, देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है कि राउल्ट का नियम, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय, यहाँ देखिए अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे राउल्ट का नियम आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान विलय का मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका होता है कि पी नाट माइनस पी एस अपान में पी नाट बराबर में यन अपान में यन प्लस में कैपिटल यन अपान में यन प्लस कैपिटल यन क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, मोल प्रभाज होता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि तनु विलयन के लिए यानी कि जो आपका यन प्लस कैपिटल यन का जो मान होता है उसको हम कैपिटल यन के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, पी नाट माइनस पी एस अपान में पी नाट बराबर में स्मॉल यन अपान में कैपिटल यन हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल यन प्लस कैपिटल यन बराबर हम कैपिटल यन मान लिए हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, पी नाट माइनस पी एस अपान में पी नाट, और देखिए यन क्या होता है आपका, क्या होता है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या क्या होता है फ्रेंड्स, आपका होता है भार बटा अणुभार। क्या होता है, भार बटा अणुभार। चलिए मैं आपको यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका भार बटा अणुभार होता है यानी कि मोलों की संख्या यन बराबर वो आपका क्या होता है, डब्ल्यू बटा यम होता है, और कैपिटल यन बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू बटा कैपिटल यम हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल यम। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका क्या था, स्मॉल यन अपान में कैपिटल यन। तो स्मॉल यन के जब हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ देखिए स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल यम, यानी कि मोलों की संख्या क्या होता है, भार बटा अणुभार अपान में यन बराबर क्या लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल यम। अब देखिए यहाँ पे जो आपका कैपिटल यम है इसका ऊपर ले गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल यम, और अपान में यहाँ से हो जाएगा स्मॉल यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ से आपका प्राप्त किसका मान हो जाएगा, पी नाट माइनस पी एस अपान में पी नाट का। किसका मान प्राप्त हो गया, पी नाट माइनस पी एस अपान में पी नाट का स्मॉल डब्ल्यू गुणे कैपिटल यम अपान में स्मॉल यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। तो यहाँ पर देखिए वही लिखा गया है, पी नाट माइनस पी एस अपान में पी नाट बराबर में स्मॉल डब्ल्यू अपान में यम गुणे कैपिटल यम अपान में कैपिटल डब्ल्यू। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स तनु विलयन के लिए। अब चलो देखते हैं फ्रेंड्स कि इसकी सीमाएँ क्या होता है, राउल्ट के नियम की सीमाएँ। देखिए फ्रेंड्स सीमाएं, यह तनु विलयन पर लागू होता है। क्या होता है कि यह आपका तनु विलयन पर लागू होता है। यह दूसरा देखिए फ्रेंड्स क्या है कि यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। उसके बाद से जो आपका थर्ड है यह आपका क्या है कि यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका क्या हो गया, सीमाएँ हो गए। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्लोराउस का नियम। देखिए फ्रेंड्स क्लोराउस का नियम क्या होता है कि क्लोराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होती है। यानी कि जो क्लोराउस का नियम होता है अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की, विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि यदि जैसे आपका क्या होता है सोडियम क्लोराइड, उसको जल में घोलते हैं तो आपका क्या होता है सोडियम आयन और प्लस में क्लोरीन आयन में क्या होता है टूट जाता है। तो आपका क्या हो गया, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के क्या होता है, बराबर होती है। जैसे मैं मान लीजिए कि यहाँ पर आपका कोई आपका पात्र है जिसमें आपका सोडियम जो क्लोराइड है इसको हम क्या करते हैं कि इसको घोल दे रहे हैं, यहाँ पर क्या है विद्युत अपघट्य है। तो इसमें जब घोलेंगे तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जब इसका फार्मूले जब लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पर जो आपका सोडियम क्लोराइड है यानी कि विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यहाँ पर देखिए मोलर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए सोडियम पर क्या होता है प्लस चार्ज, तो देखिए यहाँ पर क्या है धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के गुणनफल के क्या
देखिए मोलर चालकताओं के योग क्या है, बराबर है, यानी कि सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन प्लस, यहाँ पर देखिए माइनस आयन दिया है, तो यहाँ पर क्या है, धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग क्या हो गया, बराबर हो गया है। तो यही आपका क्या होता है, क्लोराउस का नियम होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, क्लोराउस का नियम होता है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपका क्लोराउस का नियम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के जगह पर हम पोटेशियम क्लोराइड को भी ले सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl होता है, उस पर आपका के क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे देखिए के प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Cl माइनस चार्ज हो जाएगा, केवल आपका ए से। यहाँ पे देखिए सोडियम जब आप पोटेशियम लिख देंगे। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कि क्लोराउस के नियम के अनुप्रयोग। देखिए फ्रेंड्स क्लोराउस के नियम का अनुप्रयोग वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, किसमें, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि कहते हैं। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है वियोजन की कोटि, वो आपका देखिए क्या होता है। तो देखिए वियोजन की कोटि बराबर होता है किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता और अपान में होता है अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता। यानी कि यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा लैम्डा यम, और यहाँ पर देखिए सी आपका क्या हो जाएगा, सांद्रता हो जाएगा। यानी कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है, मोलर चालकता को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। और अपान में देखिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यहाँ पर देखिए लैम्डा यम इंटू और इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात, यहाँ पर देखिए अनुपात को क्या होता है कि वियोजन की कोटि कहते हैं। यानी कि किसी सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स क्लोराउस के नियम का अनुप्रयोग। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण नियम को बता दिया है, यानी कि हेनरी का नियम, उसके बाद से आपका राउल्ट का नियम और क्लोराउस का नियम। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।